हाँ, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने जो है दो ग्राफ पढ़े हैं। ठीक है, पहला जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड ग्राफ जो हमने पढ़ा है इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो हमने दोनों ग्राफ को अच्छे समझा। और पहला जो ग्राफ जो था उसमें हमने क्या देखा कि किसी भी सरफेस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करना है तो हमें एक पर्टिकुलर जो है फ्रिक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट मीन्स वेलोसिटी का इंक्रीज होना मीन्स क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। वैसे ही अगर हम बात करें इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उस सरफेस के ऊपर से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ठीक है, बट नेसेसरी क्या है कि एटलीस्ट एक क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नाउ देन हमने क्या देखा कि जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हमने जो सेकेंड जो ग्राफ बनाया है उसमें हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो दोनों ग्राफ को हमने अच्छे से समझा है। और हमने एक और चीज़ देखी है कि हर मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। हमने यहाँ पर जो डायग्राम में जो देखा है वो सिर्फ ओनली फॉर दी सीजियम। ठीक है, अलग अलग मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है, इसलिए सबकी जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगी वो सबकी अलग अलग होगी। नाउ इसके बाद आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये जो थ्योरी है, सबसे पहले जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। ये दोनों जो थ्योरी है इसमें जो रेडिएशन जो होता है, कोई भी रेडिएंट एनर्जी कोई भी बॉडी अगर एब्जॉर्ब करती है या फिर उसको इमिट करती है, वो दोनों क्या होती है, कंटिन्यूसली होती है। बट एक साइंटिस्ट हुए, प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट हुए, प्लांक ने क्या बोला, प्लांक ने बोला कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई हॉट बॉडी है और वो हॉट बॉडी जो है किसी भी रेडिएंट एनर्जी को जब भी क्या करे, या तो एब्जॉर्ब करे या फिर इमिट करे। ठीक है, कोई भी हॉट बॉडी जब भी रेडिएंट एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करती है या फिर इमिट करती है, तो यहां पर ये जो प्रोसेस जो होगी दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब नहीं है, तो क्या है वो, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया आपके सामने। मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, एक नल है, एक नल के अंदर से जो है कंटिन्यू पानी फ्लो हो रहा है। ये आपका नल है। ठीक है, इस नल के अंदर से जो है कंटिन्यू, मैंने इसको जैसे ही ऑन किया तो क्या होगा, यहां पर इस तरीके से वाटर फ्लो होगा। अगर हम इस वाटर को अगर देखें तो आपको वाटर जो दिखेगा वो कंटिन्यू जो है फ्लो होता हुआ दिखेगा। बट प्लांक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ये जो वाटर की जो स्ट्रीम है ये बहुत ही छोटे छोटे जो है ड्रॉप से मिलके बनी है। मतलब वाटर जो हमें तो दिख रहा है कि कंटिन्यू फ्लो रहा है, बट प्लांक ने क्या बोला कि ये वाटर जो है वो ड्रॉप के फॉर्म में जो है फ्लो होता है, मतलब डिसकंटिन्यू जो है एक तरह का फ्लो है। वैसे ही वही फिनोमिना अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो किसी भी सोर्स से, चाहे सन से या फिर और कोई दूसरा सोर्स भी हो सकता है, उससे आने वाली जो लाइट जो होती है वो कंटिन्यूसली जो है फ्लो नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूस फ्लो होती है। तो फिर बात आई कि कैसे फ्लो होगी। तो यहाँ पर जो है प्लांक ने क्या बोला कि जो भी रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो रेडिएंट एनर्जी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जो है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, कोई भी रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है, या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इमिट होती है। ठीक है, और इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड दी क्वांटा। क्या नाम दिया, क्वांटा। और ये जो क्वांटा है दैट इज द प्लूरल,
ये क्वांटा जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, अगर मैं इसके सिंगुलर की अगर बात करें तो इसका सिंगुलर जो होगा वो होगा आपका क्वांटम। क्या होगा, क्वांटम। क्वांटम फॉर सिंगुलर के लिए हम लोग यूज करते हैं और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, क्वांटा। इस क्वांटा का जो है, हर क्वांटा का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो फिक्स होता है ना। हर क्वांटा का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और उनको ही हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी फोटोन। दैट इज कॉल्ड दी फोटोन। अगर मैं यहाँ पर इस फोटोन का थोड़ा सा मीनिंग समझूं तो फोटोन का मीनिंग क्या है, देखिए फोटो का मीनिंग क्या होता है, सिंपली हम लोग जानते हैं फोटो का मीन्स क्या होता है, लाइट, ठीक है। और ऑन जो हम यूज करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल है। वैसे ही फोटोन भी क्या है, एक पार्टिकल है। तो इसी को हम फोटोन को ही हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी पार्टिकल ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट। सिंपली हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब फोटोन का मीनिंग क्या है, पार्टिकल ऑफ लाइट। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या बोला कि ये फोटोन जो है पार्टिकल ऑफ लाइट, ये क्या है, दिस इज दी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको यहाँ पर प्लांक ने क्या बोला, क्वांटा। और हर क्वांटा का जो एनर्जी जो होगा वो डिफाइनाइट होगा, फिक्स होगा, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी फोटोन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर मैं हर तरह के फोटोन की बात करूँ तो फोटोन कौन कौन से हो सकते हैं। हमें पता है, हम लोगों ने जो है विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा, आप लोग जानते हैं विबग्योर, विबग्योर सब जानते हैं। विबग्योर की अगर बात करें तो विबग्योर में रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, मतलब कितनी होती है, 750 नैनोमीटर। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, जो वॉयलेट जो होता है, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ जो होती है वो होती है 400 नैनोमीटर। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है, यहाँ पर रेड कलर की, और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर जो है वॉयलेट कलर की। इसका मीनिंग क्या है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, हाई होगी। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सबसे कम होगी। और जिसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैंने यहाँ पर क्या कहा कि हर कलर का जो फोटोन होगा, जैसे रेड कलर का फोटोन है तो रेड कलर का जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उन फोटोन की एनर्जी जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब यहां पर अगर हम देखें, रेड कलर की जो है फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मतलब रेड कलर की जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। अगर मैं यहां पर बात करूं ब्लू की, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी जो है रेड कलर से ज्यादा है, मतलब जो ब्लू कलर की जो एनर्जी होगी, जो ब्लू कलर के जो फोटोन होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो रेड कलर से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, E, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हमने हटाया और एक कांस्टेंट यूज किया H इंटू न्यू, ठीक है। यहाँ पर जो H है, अगर मैं इस H की बात करूं तो ये H क्या है, एक कांस्टेंट है। H क्या है, एक कांस्टेंट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, प्लांक कांस्टेंट। और इस प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दैट इज ए यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस प्लांक कांस्टेंट को अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं
कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ सिंपल सा ये जो वैल्यू है न्यू की मैं यहाँ पर ऊपर जो है पुट कर रहा हूँ, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, E इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लेमडा। मतलब अगर मैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर मैं फोटोन की एनर्जी की अगर बात करूँ, तो फोटोन ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और वेवलेंथ के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। वेवलेंथ के फॉर्म में भी वही कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ पर जो है E जो है आपका, ये जो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, लेमडा की। वेवलेंथ से जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दैट मीन्स वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, किसी भी लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा उतना ही कम होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पर एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, स्पीड ऑफ रेडिएशन या लाइट ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, ओनली यहाँ पर लेमडा चेंज हो रहा है। मतलब लेमडा जितना ज्यादा होगा ई की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वॉयलेट की बात करूं, वॉयलेट कलर का अगर कोई फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, मतलब उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी से निकाल सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटा या फॉर पर्टिकुलर फोटोन। नाउ अब हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि अगर कोई सोर्स है जो कंटिन्यूसली जो है सेम कलर की अगर फोटोन जो है यहाँ पर इमिट कर रहा है या फिर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है कंटिन्यूसली अगर कोई सेम कलर के फोटोन यहाँ पर इमिट कर रही है या फिर एब्जॉर्ब कर रही है, उस कंडीशन में अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की अगर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की अगर बात करूं, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी। सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर कोई सरफेस है या फिर कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर जो है, इस सरफेस के ऊपर सपोज अगर कोई यहाँ पर जो है ब्लू कलर का फोटोन जो है यहाँ पर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। सपोज अगर एक फोटोन अगर इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, इस तरीके से एक फोटोन यहाँ से चला और इसके ऊपर जाके जो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमें पता है एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, और ब्लू कलर की हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ले ली न्यू, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सपोज अगर कोई दो जो है ब्लू कलर के फोटोन है, तो दो ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, हमने क्या बोला है कि हर पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, हर स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स हर फोटोन की जो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो अगर मैं यहाँ पर दो फोटोन की एनर्जी की बात करूँ तो क्या होगा, 2h न्यू। अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पर तीन फोटोन है, इस तरीके से जो है तीन फोटोन इस सरफेस के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे हैं, तो 3 फोटोन की एनर्जी क्या होगी, 3h न्यू। ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर नंबर ऑफ फोटोन, अगर n नंबर ऑफ फोटोन अगर इस सरफेस के ऊपर अगर इंसिडेंट अगर हो रहे हैं, तो उनकी जो टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, NH न्यू। मतलब हमेशा जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज अ मल्टीपल ऑफ द होल नंबर। यहाँ पर अगर मैं n की अगर बात करूं, तो यहाँ पर आपका जो n है वो n क्या है, n जो है एक होल नंबर है, जो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 दैट्स ऑल। ठीक है, कभी भी पैकेट ऑफ एनर्जी जो होती है वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकती है। मतलब अगर हम यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ET की अगर बात करूँ, तो हमेशा क्या होगी, होल नंबर मल्टीपल होगी किसकी, किसी भी एक फोटोन की एनर्जी, मतलब NH न्यू। इसको अगर हम चाहें तो सिंपली वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेवलेंथ के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, ET इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू C बाय लेमडा। तो यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू पुट करते क्या बन जाएगा आपका, NHC बाय लेमडा, दिस एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी को हम यहाँ पर इस तरीके से वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और
किसी भी क्वांटा की जो टोटल जो एनर्जी होगी वो कभी भी यहाँ पर जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगी। ये एन जो होगा वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगी। हर कलर का जो फोटोन जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, डिफाइनाइट होगी और एक होल नंबर मल्टीपल के फॉर्म में होगी। ठीक है, ये नोट करिए। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई भी हॉट बॉडी जब भी हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो सबसे पहले जो है कौन सा कलर शो करती है, रेड कलर शो करती है। इसका मतलब क्या है कि उसने जो है रेड कलर के फोटोन क्या कर लिए हैं, रेड कलर के फोटोन की एनर्जी को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है और वो हमें कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे से वो क्या करेगा, कोई बॉडी जैसे से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब जिस कलर की फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी वो बॉडी हमें वैसी ही दिखेगी। ठीक है, जैसे अगर हमें बॉडी अगर येलो दिख रही है मतलब उसने क्या की है, येलो कलर के जो फोटोन है उसकी एनर्जी को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है क्वांटम थ्योरी जो है उसकी बेसिस पे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें यहाँ पर जो समझना है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या समझना है हमें यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था वो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। कौन थे, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने सबसे पहले जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोन यहां पर जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया। उसने क्या कहा कि सपोज अगर कोई सरफेस है, वही पूरा फिनोमिना है, थोड़ा सा चेंजेबल उसमें, ये आपकी जो है कोई कैथोड, ये आपका जो है कैथोड है और ये कैथोड जो है कैसा है, यहां पर नेगेटिव है। ये कैथोड कैसा है आपका, नेगेटिव है। अगर इसकी सरफेस के ऊपर से अगर हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करने हैं, अगर हमें इसकी सरफेस के ऊपर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से और इन इलेक्ट्रॉन को अगर हमें इजेक्ट आउट करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है इस मेटल सरफेस के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, इंसिडेंट करनी पड़ेगी। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस कैथोड के ऊपर किसकी कोटिंग की थी, सीजियम की कोटिंग की थी। सीजियम की कोटिंग क्यों की हमने, बिकॉज सीजियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो सबसे कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपको पता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने की कम से कम जो एनर्जी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है सबसे पहले रेड कलर का बल्ब लगाया, तो रेड कलर का जो है यहाँ पर आइंस्टाइन ने क्या बोला कि अब जो है लाइट जो आपकी चलेगी वो किसके फॉर्म में चलेगी, फोटोन के फॉर्म में चलेगी। मतलब एक जो है आपका यहाँ पर क्या है, रेड कलर का फोटोन है और ये रेड कलर का फोटोन जैसे ही यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर जाके टकराएगा तो हमने क्या देखा था कि रेड कलर की लाइट जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस से इजेक्ट आउट नहीं होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने रेड कलर का जो है बल्ब यहाँ पर चेंज किया और दूसरा बल्ब लगाया ऑरेंज कलर का, और ऑरेंज कलर का हमने 40 वोल्ट का बल्ब लगाया। तब भी हमने क्या देखा कि उस सरफेस के ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ पर कौन से कलर का बल्ब लगाया, फिर हमने जो है येलो कलर का बल्ब लगाया, हमने जो है येलो कलर का 40 वोल्ट का बल्ब लगाया और हमने क्या देखा कि यहाँ से येलो कलर के जो फोटोन जो होंगे वो येलो कलर के फोटोन जैसे ही यहाँ से इस सरफेस के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट होंगे और इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट होके क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इस सरफेस से इस तरीके से उछल के बाहर आ जाएगा। ठीक है,
मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकालने के लिए कम से कम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की तो लाइट चाहिए ही चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नाउ अब अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी को अगर बढ़ाएं, अगर हम 40 वोल्ट की जगह अगर 60 वोल्ट का अगर हम बल्ब लें, हमने यहाँ पर बल्ब को चेंज नहीं किया है, बल्ब का कलर चेंज नहीं किया है, हमने क्या चेंज किया है? उसकी इंटेंसिटी चेंज की है। इंटेंसिटी चेंज की है मतलब आइंस्टाइन ने क्या बोला कि अगर हम नंबर ऑफ फोटोन अगर ज्यादा इंसिडेंट करें, अगर येलो कलर के नंबर ऑफ फोटोन अगर हम ज्यादा इंसिडेंट करें, तो इस सरफेस के ऊपर से जो इजेक्ट आउट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। मतलब जो यहाँ पर जो फोटोन की जो एनर्जी है, येलो कलर के जो फोटोन है उनके पास क्या है? एनर्जी है। और वो एनर्जी क्या करेगी? ये मेटल सरफेस जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसके ऊपर स्ट्राइक होगी और इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट होगी, क्या हो जाएंगे? आपके बाहर हो जाएंगे। तो अगर हम इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेस इज मोर। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन यहां पर सरफेस से इजेक्ट आउट होंगे। बट यहां पर इन इलेक्ट्रॉन के पास जो है अभी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो यहां पर किस पे बात कर रहे हैं? मतलब हम लोग अभी यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इजेक्ट आउट हो रहे हैं। और वो एनर्जी जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। नाउ तो यहां पर जो है लाइट जो अब इंसिडेंट हो रही है वो फोटोन के फॉर्म में हो रही है। किसके फॉर्म में हो रही है? फोटोन के फॉर्म में हो रही है। और हर फोटोन की एनर्जी क्या है? फिक्स है। अब अगर हमने यहां पर क्या किया, अब हमने जो है येलो कलर की जगह हमने जो है क्या कर दिया? ब्लू कलर का जो है बल्ब लगा दिया। हमने जो है, हम लोग जानते हैं वीबग्योर, अभी हमने येलो कलर का बल्ब लगाया था, अब हमने जो है यहाँ पर ब्लू कलर का बल्ब लगा दिया। मतलब ब्लू कलर का बल्ब लगा दिया मतलब बल्ब को चेंज किया है। बल्ब को चेंज किया है मतलब हमने क्या चेंज कर दी है? फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके जो है ब्लू कलर के फोटोन है। यहाँ पर जो आपके फोटोन है वो कौन से कलर के हैं? ब्लू कलर के फोटोन। कौन से कलर के फोटोन है? ब्लू कलर के फोटोन है। और हम लोग जानते हैं ब्लू कलर के फोटोन के पास जो है ज्यादा एनर्जी होती है। तो वो ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन यहां से चलकर जैसे ही ये सरफेस के ऊपर टकराएंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यहाँ पर आपका एनोड है, इसकी ओर इस तरीके से क्या करने लगेंगे? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की ओर इस तरीके से यहाँ पर ट्रेवल करने लगेंगे। ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से। दैट मींस यहाँ पर जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, जैसे ही फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया मतलब कलर को चेंज किया, कलर को हमने जैसे ही यहाँ पर इंक्रीज किया, वेलोसिटी क्या हो गई? आपकी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी का इंक्रीज होना मतलब कौन इंक्रीज हो रहा है? आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? एम इज अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वी क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब क्या इंक्रीज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है फोटोन के कॉन्सेप्ट को लेके आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया कि जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी के फोटोन होंगे वो उतने ही ज्यादा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेंगे। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन जो है उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से क्या होंगे? कैथोड से एनोड की ओर क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैथमेटिकली कुछ एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर बनाना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने जो है टोटल कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एक पर्टिकुलर लाइट की हमने इंसिडेंट की। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, हम किसकी बात कर रहे हैं? फोटोन हम इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। एक पर्टिकुलर फोटोन की जो एनर्जी जो है वो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो वो एनर्जी क्या क्या कर सकती है?
सबसे पहले उस एनर्जी का काम क्या होता है कि इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। मतलब उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही किसी सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकती है, अदरवाइज बिलो दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कभी भी किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट नहीं होंगे। ठीक है। नाउ अगर आपकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, यहां पर कैथोड से एनोड की ओर क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसे हम यहां पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं यहां पर लिख रहा हूं E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी की अगर बात करूं तो पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h न्यू इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। ठीक है। हमें यहां पर जो निकालना है वो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमें यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करें, इस वाले एक्सप्रेशन को इधर शिफ्ट कर दें तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं h न्यू नॉट। ठीक है। इन दोनों में से हम चाहें तो h क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा आपका न्यू माइनस न्यू नॉट। और यहां पर न्यू को हम चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, बहुत कुछ जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा और न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लेमडा नॉट। इन दोनों में सी तो क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटोन। फोटोन की स्पीड कितनी है, जितनी स्पीड आपकी लाइट की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यू हम यहां पर पुट करें तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, h इंटू सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है। इन दोनों में से c कॉमन ले लेते क्या बचेगा, h c ब्रैकेट में 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। फोटोन की काइनेटिक एनर्जी हम किसके फॉर्म में निकाल सकते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दैट इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। नाउ एक और चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर जो है समझना है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम जो है वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन, इसको हम जनरली फाई से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है वर्क फंक्शन, इट इज अ मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। कम से कम वो वर्क जो किसी सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इजेक्ट आउट करे, उस वर्क को हम क्या बोलेंगे यहां पर, वर्क फंक्शन। ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर जो है वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क फंक्शन के फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, इसको हम फाई से भी लिख सकते हैं, मैंने इसको लिखा फाई प्लस कितना होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं और कुछ बुक्स में जो है इस फाई को W नॉट भी रिप्रेजेंट किया है। तो हम चाहें तो इसी को क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। दोनों एक्सप्रेशन आपके जो है राइट। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर जो हम एनर्जी, फोटोन की एनर्जी जो इंसिडेंट कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम यहाँ पर किस फॉर्म में जो है जनरली मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये एनर्जी बहुत ही कम होती है। ठीक है। तो इसकी यूनिट जो हम यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं वो है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड V फॉर वोल्ट। ये क्या होता है इसको हम समझे। ये आपकी जो है प्लेट है, कैथोड है, और ये आपका जो है एनोड है, और इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर जो है एक बैटरी लगाई है। इस तरीके से मैंने बैटरी अटैच की है। हमने इस बैटरी से जो है, ये हमारी बैटरी है, इस बैटरी से हमने इन दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट किया है। क्या किया है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोगों ने जो है क्लास 10th में पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो है किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट किया? 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया मैंने? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। और हमने क्या देखा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर इस सरफेस से इजेक्ट आउट होके यहाँ पर कैथोड से एनोड की ओर क्या हो? एक्सेलरेट हो, तो उसके पास जितनी एनर्जी होगी, उस एक इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम यहाँ पर बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड विथ द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाइड करने पर एक इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिस तरीके से एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी है तभी तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करूँ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये हमारा किसके इक्वल होगा? ये हमारा यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो यहाँ पर एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो यहाँ पर आइंस्टाइन ने जो डिफाइन किया है, ये सारे फार्मूले और यहाँ पर इसकी यूनिट आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू।